और इस बुलेटिन में बात होगी रूस और यूक्रेन की। करीब 3.5 सालों से रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस यूक्रेन का युद्ध रुकने के बजाय और भी भीषण होता जा रहा है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। ये ऐसी लड़ाई है जो 3.5 साल से ज्यादा समय से जारी है और इसे सुलझाने की कोशिश हर कोई अपने स्तर से कर चुका है। आप बता दें कि कई बार तो लगता है कि बात बन जाएगी, लेकिन ये बात बनती नहीं है बल्कि रह जाती है। चीन में हुए एससीओ समिट में भी ये मुद्दा उठा और एक बार फिर से रूस ने इसका जिम्मेदार पश्चिमी देशों को बताया, जिन्होंने यूक्रेन को उकसाकर युद्ध भड़काया। एक तरफ शांति को लेकर बातें हो रही थी, वहीं दूसरी ओर फ्रंट लाइन पर दोनों देशों के बीच युद्ध जारी रहा। रूस ने यूक्रेन के कुछ इलाकों पर हमला किया तो यूक्रेन ने कुछ गांवों को रूस के कब्जे से छुड़ाने का दावा किया है। यूक्रेन के सूमी इलाके को रूसी ने अपना निशाना बनाया, जिसकी वजह से यहां पर पानी और बिजली की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। एक तरफ जहां पुतिन बारूदी प्रण लेकर यूक्रेन पर विध्वंसक हमले कर रहे हैं, तो वहीं ज़ेलेंस्की भी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। ऐसे में कई सवाल कि आखिर ये युद्ध किस ओर जाएगा। लेकिन इसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला अभी भी जारी है। रूसी हमले में यूक्रेन के 5 लोगों की जान गई है। खेरसान में रूसी हमले में बुजुर्ग की मौत की खबर सामने आ रही है। इधर चेरनिहिव और सूमी पर रूस का प्रचंड प्रहार देखने को मिला है। तो 3.5 साल बीत चुके हैं और दोनों तरफ से लगातार वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि रूस की ओर से एक बार फिर से यूक्रेन पर हमला किया गया है, जिसमें कई यूक्रेनी नागरिकों के घायल होने की खबर मिल रही है। तो यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला, जबकि जान भी एक नागरिक की गई है। रूसी हमले में यूक्रेन के 5 लोगों की जान गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। खेरसान में रूसी हमले में एक बुजुर्ग की भी मौत हुई है। चेरनिहिव और सूमी पर रूस का जो हमला है वो लगातार जारी है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन में रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के पावर प्लांटों को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन के उत्तरी और दक्षिणी भागों पर हमले किए गए। 60,000 लोग अंधेरे में इस वक्त रहने को मजबूर हैं। रूस ने कॉर्नोमोस शहर पर भी हमला किया है। तो 60,000 लोग इस वक्त अंधेरे में रह रहे हैं। वजह यह है कि पावर प्लांट पर हमला किया गया और हर ओर जो है ब्लैकआउट की स्थिति देखने को इस वक्त मिल रही है। यूक्रेन में रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। ताबड़तोड़ यहाँ पर हमले हो रहे हैं, मिसाइल के जरिए अटैक किए जा रहे हैं। यूक्रेन के जारी हमले में जो उत्तरी और दक्षिणी भाग है यूक्रेन का, वहां पर हमला रूस की तरफ से हो रहा है। और ये तस्वीर भी सामने आई है। तस्वीर लगातार दिखा रही है कि हमले के बाद वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। लगातार देखिए रूस की ओर से जो यूक्रेन पर टारगेट है वो किया जा रहा है। सवाल कई है कि आखिर ये युद्ध कब थमेगा, कब रुकेगा, क्योंकि प्रयास कई बार किए गए शांति व्यवस्था बनाए रखने की, लेकिन शांति बनने के बजाय लगातार जो है फ्रंट लाइन पर दोनों ही तरफ से हमले जारी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर आपको जो जानकारी है वो आपको बता दें। यूक्रेन के कई इलाकों में रूस के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और रूसी हमले में कई लोगों की जान गई है। 1 सितंबर को रूसी हमले में यूक्रेन के 5 लोग मारे गए। इधर खेरसान में रूसी सैनिकों की गोलीबारी में बुजुर्ग की मौत की भी जानकारी सामने आई। चेरनिहिव में रूसी ड्रोन हमले में 2 लोग घायल हुए हैं। सूमी क्षेत्र पर भी रूस ने भारी हमला किया। सूमी में रूसी हमले में 7 लोग घायल हुए हैं। सूमी में दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचा है। रूसी हमलों से बिजली और पानी की सप्लाई पूरी तरीके से बाधित हो गई है। इधर जापोरिजिया में एक दिन में 16 बस्तियों पर 286 ड्रोन हमले किए गए। ओडेसा के पास रूसी सैनिकों ने बिजली संयंत्र को भी उड़ाया है। कुल मिलाकर यहाँ पर जिस तरीके से हमले किए गए हैं, पूरी तरीके से पावर प्लांट पर जो हमले किए गए, इसके बाद वहाँ पर ब्लैकआउट की स्थिति, पानी वहाँ पर बंद है। ऐसे में जो यूक्रेन के नागरिक हैं वो काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। तो रूसी हमले में कई लोगों के जान जाने की खबर सामने आई है, क्योंकि 2 दिन पहले यानी कि 30 अगस्त को हमला रूस की तरफ से किया गया था यूक्रेन पर। और इसी पर चर्चा करेंगे। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं रितु दासगुप्ता, विदेश मामलों की जानकार, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपके पास आऊंगी
रितु दासगुप्ता जी, क्योंकि लगातार देखिए जिस तरीके से हमले हो रहे हैं और ये 3.5 साल का वक्त बीत चुका है और पूरी दुनिया की नजर इस वक्त रूस और यूक्रेन के वॉर पर टिकी हुई है। सवाल ये कि जो रूस की तरफ से ये हमला किया गया है, इसका आखिर क्या मकसद था? रूस की तरफ से आखिर क्या बताने की कोशिश की गई है? नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को और जनरल साहब को। मेरा नाम श्रुति दासगुप्ता है और मैं आप सबको ये बताना चाह रही थी कि इस बार जो ये अटैक किया गया है, ये हर बार की तरह रूस की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। हर बार जब वो पीस की बात करने पहुंचता है तो वो पीस थ्रू पावर करने की कोशिश करता है, और जहाँ भी वो नेगोशिएशन टेबल पे बैठ रहा है, जहाँ उसको एक्सप्लेन करने को बोला जा रहा है, वो हर बार वहाँ बैठ के पहले उसकी तोपें बजती हैं, बाद में माइक्रोफोन में आवाज आती है। तो ये उनका एक स्ट्रेच स्ट्रैटेजी है जिससे कभी भी उनकी बातों को कमजोरी के हिस्से से ना देखा जा सके कि ये जो है कमजोर पड़ गए हैं, या इनके पास अब पर लड़ने की ताकत नहीं रह गई है, या ये हारने वाले हैं इसीलिए आके बात कर रहे हैं। ऐसी कोई भी गलतफहमी ना पैदा हो, इसीलिए वो ये अटैक पहले से करते आ रहे हैं। और अलास्का में मीट के बाद तो आप देख ही रहे हैं कि रूस ने एक अलग रूप धारण किया हुआ है, थोड़ा ज्यादा रुद्र, जो इस वक्त अब पीछे से कंटिन्यूसली वो अटैक पे चल ही रहा है। अलास्का के बाद 500 ड्रोन लॉन्च किए थे, अब जो है इन्होंने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने अटैक करना शुरू किया है, और एक नहीं कई जगहों पे किया है। इसके पीछे जियोपॉलिटिकल कारण तो अपने हैं ही, पर सबसे ज्यादा जो है ये पावर पॉलिटिक्स है कि भाई हमसे अगर आप बात कर रहे हैं तो ये समझ के बात करिए, हमसे अगर आप पीस शांति का जो आप वो चाहते हैं, उम्मीद रखते हैं, तो वो हमारे टर्म्स पे हो, और यही बात उनकी हर तोप कहती है। जी मेजर जनरल, मैं आपके पास आऊंगी। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, जिस तरीके से ये हमला हुआ है रसिया की तरफ से यूक्रेन पर, क्या लगता है इसके पीछे स्ट्रैटेजिक मकसद यूक्रेन का क्या हो सकता, माफी चाहूंगी, रूस का क्या हो सकता है? जय हिंद पुनीता। देखिए, जो मैं श्रुति के कहने से पूरी तरह से सहमत हूं। क्या होता है कि यूक्रेन के ऊपर हमले, जब भी बातचीत की कोई गुंजाइश होती है या बातचीत होने का समय नजदीक आता है, ये कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, यहाँ की खास बात नहीं है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, उसमें इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाती है। उसकी वजह ये होती है कि जो भी पार्टिसिपेटिंग जो नेशंस हैं, जो बेलिजरेंट नेशंस हैं, वो चाहती हैं कि वो एक ज्यादा बेहतर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से उस बातचीत में हिस्सा लें। देखिए, ये एक बात बिल्कुल साफ है, जो रूस के ओरिजिनल जो उनके उद्देश्य थे, एम्स थे, उनको हासिल किए बगैर ये किसी भी तरीके से ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। पुनीता, एक बात हमको समझने की आवश्यकता है आपके दर्शकों को, कि जब आपका डिजायर्ड एंड रिजल्ट, दोनों देशों का डिजायर्ड एंड रिजल्ट जो है, रूस चाहता है कि वो डोनबास का पूरा इलाका अपने पास रखे, साथ ही साथ ओडेसा का भी कुछ हिस्सा अपने कब्जे में रखे, और सुमी और खार्किव में भी अपना इलाका कब्जे में रखे, और कुर्स्क से उसको यूक्रेन को हटा दे। क्रिमिया उसका, वो कहता है, मेरा ऑलरेडी है। तो ये उनका डिजायर्ड एंड स्टेट है। जबकि डिजायर्ड एंड स्टेट जो यूक्रेन का है, वो चाहते हैं कि उनका पूरा डॉनबास का इलाका वापस आए, क्रिमिया भी वापस आए। तो ये जब इतने एक्सट्रीम आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, तो इसमें किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज या कोई बात, इसका नतीजा निकलने वाला मुझे नजर नहीं आता। इसके लिए एकमात्र तरीका यह है कि दोनों को अपने अपने एक्सपेक्टेशंस में, अपने अपने डिजायर्ड एंड रिजल्ट्स में मेल्ट डाउन लाना पड़ेगा। और जब तक वो मेल्ट डाउन नहीं आता, तब तक मुझे लगता नहीं है कि इसमें किसी भी प्रकार की, आप बंद होना तो दूर की बात है, इसकी इंटेंसिटी में भी कमी आती हुई मुझे नजर नहीं आ रही है। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक अंतरराष्ट्रीय मंच पे किसी नेता ने पुतिन को साफ शब्दों में कहा है, और जो कि ऐसे समय का है जो कि पूरी दुनिया देख रही है। एससीओ की समिट में पुतिन को कहा है कि ये युद्ध का समय नहीं है, और आपको इस युद्ध को समाप्त करने के तरीकों पर विचार करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि जहां तक सवाल भारत का है, भारत एक बहुत पॉजिटिव, एक बहुत बैलेंस्ड स्टांस लेकर के यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने जेलेंस्की को भी यही बताया था कि ये युद्ध का समय नहीं, बुद्ध का समय है। तो अभी ये इन लोगों को, दोनों को अपनी अपनी जो डिजायर्ड एंड रिजल्ट्स हैं, उसमें मेल्ट डाउन की आवश्यकता पड़ेगी, और फिर
बातचीत करके इसका इसका परिणाम निकल पाएगा। और बातचीत में यह नहीं हो सकता कि ट्रंप की और पुतिन की बातचीत हो रही है और यूक्रेन का रिजल्ट निकल जाए, या यूरोप यूनियन और रशिया बात कर रहे हैं और यूक्रेन, दोनों जो बेलिजरेंट पार्टीज हैं उनकी वन ऑन वन बात जब तक नहीं होगी, जब तक उनके बीच में उनको अपने अपने स्टैंड पॉइंट्स को वो क्लैरिफाई करके उसके ऊपर नेगोशिएट नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से ये युद्ध खत्म होने वाला है। एक और बात इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में जो आती है वो ये है कि ये जो डॉनबास का इलाका है और सुमी और खैरसॉन को उसमें मिलाकर, सुमी और ओडेसा को मिलाकर के वो जो पूरा एरिया है, उस एरिया को न केवल यूक्रेन बल्कि कहीं ना कहीं यूरोप एक अपना एक फॉरवर्ड एज मानता है, और यूरोप नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से इस इलाके पे रूस का पूरा कब्जा हो। तो दैट इज व्हाई पुनीता मेरे को लग रहा है कि जितना ये युद्ध यूक्रेन की तरफ से बढ़ रहा है, उससे कहीं ज्यादा इसको बढ़ाने की जिम्मेवारी यूरोपियन कंट्रीज की है, नाटो की है, क्योंकि वो इसको आग डाल रहे हैं इस युद्ध की विभीषिका में। तो मेरा ये मानना है कि इन लोगों को भी ये समझने की आवश्यकता है कि रूस के जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को भी देखा जाए। आप देखेंगे जब 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ था सोवियत यूनियन का, तो वार्सो पैक्ट कंट्री जो कि एक नाटो का ऑपोजिट था, वो वार्सो पैक्ट कंट्री पूरी तरह समाप्त हो गया था। तब ये कहा गया था कि नाटो की भी अब कोई औचित्य नहीं रह गया, उनको भी। अब उसके बाद आने वाले 30-40 वर्षों में नाटो ने इतना ईस्टवर्ड्स एक्सपेंड किया है कि रूस की सुरक्षा को खतरा, ये उनका मानना है। तो ये जब ये 1991 में विघटन हुआ था तो ये कहा गया था कि नाटो विल नॉट मूव एन इंच ईस्टवर्ड्स। तो काफी चीजें ऐसी हुई हैं जिनके लिए रूस की जेन्युइन समस्या है कि आपने नाटो को उनके बिल्कुल सिर पे ला करके बैठा दिया है। तो ये मेरा मानना है कि इसमें मेल्ट डाउन की जरूरत है, इसमें समझाने की जरूरत है, और इसमें यूरोप को मुझे लगता है अपना जो उनका अपना परसीव्ड थ्रेट है उसको लोकलाइज करके और उससे बाहर निकलने की जरूरत है, तभी कहीं जाकर के इसमें कुछ होगा। मेरा अभी भी मानना है कि आने वाला समय देखेगा कि इसमें थोड़ी और इंटेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि रूस के पास डॉनबास के इलाके का लगभग 85%, 80 से 85% एरिया है, और रूस इस बात का यकीन करेगा कि उसका डॉनबास का पूरा 100% इलाका उसके पास आएगा। क्रीमिया को वो अपने पास रखेगा, ओडेसा पे कंट्रोल रखेगा, सुमी खार्किव के कुछ इलाकों को अपने पास रखेगा, और कुर्स्क को खाली कराएगा। और जब तक ये नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि रूस है जो कि रुकने वाला है। लेकिन ज़ेलेंस्की का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत करना, पुतिन और मोदी की बॉन्डिंग हमने एससीओ समिट में देखी, तो इससे क्या समझ आ रहा है कि भारत से कोई उम्मीद लगा सकता है कि भारत कहीं ना कहीं इस युद्ध को रोकने में योगदान निभा सकता है? ये मेरे लिए है जी, मेजर जनरल अनुज माथुर जी। ये बात बिल्कुल क्लियर है। ये बात मैं बता रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका ने प्रयास किया, ये मैं नहीं कह रहा कि प्रयास नहीं हो रहा है इस युद्ध को शांत करने का, लेकिन जिस प्रकार से आप प्रयास करते हैं, एक प्रयास करने का तरीका होता है जो कि अमेरिका ने अडॉप्ट किया हुआ था कि वो दबाव डाल करके, सैंक्शंस लगा करके, ये दबाव, ये सैंक्शंस, इनका कोई असर पिछले 3.5 सालों से इस युद्ध में, और 2014 से ये लड़ाई चल रही है जब से उन्होंने क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया है, आज तक इसका असर इनके ऊपर पड़ा नहीं। और मुझे नहीं लगता, तो जब आप दबाव की रणनीति अपनाएंगे, जब आप किसी को प्रेशराइज करने के लिए रणनीति अपनाएंगे, तो इसका एक सॉल्यूशन निकलना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है पुनीता। लेकिन भारत से क्यों उम्मीद है? क्यों ज़ेलेंस्की ने भी एससीओ की मीटिंग से पहले भारत से बात करी? क्योंकि भारत एक बैलेंस्ड स्टांस लेकर के और एक लॉजिकल व्यू, मुझे लगता है भारत इसको आगे बढ़ा रहा है। और अगर इस युद्ध में कोई शांति की कोई गुंजाइश होने वाली है, तो भारत जैसे ही कुछ देशों को जो कि दबाव ना लगा करके और जेन्युइन तरीके से दोनों पक्षों की जो उनकी जेन्युइन कंसर्न्स हैं, उनको ध्यान में रख के किसी ना किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोशिश करे। देखिए, मैं फिर बताऊंगा कि जब तक आपकी जो मेल्ट डाउन आपके रिक्वायरमेंट्स में नहीं आएगा, क्योंकि अब यूक्रेन कहता है कि भी मुझे पूरा डॉनबास वापस चाहिए, मुझे क्रीमिया भी वापस चाहिए, जो कि संभव नहीं है।
तो ये इसको कहीं ना कहीं हमको कोई एक बैलेंस्ड बीच में ला करके रखना पड़ेगा। जी। और मुझे लगता है कि एक बफर जोन टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है, एक संभव हो तो। भारत के ऊपर बहुत सारे लोगों की निगाहें हैं और क्वाइट राइटली पुनीता मुझे लगता है कि भारत इसमें एक बहुत बेहतरीन रोल अदा कर सकता है, बशर्ते बाकी लोग भारत के ऊपर undue दबाव ना डालें। अमेरिका आज भी क्या प्रयास कर रहा है कि वो भारत और रूस को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रहा है ताकि रूस पे और दबाव पड़ सके। दबाव का रूस के ऊपर असर नहीं हो रहा है। ये बात अमेरिका को, नाटो को और पश्चिमी देशों को समझनी पड़ेगी। और अगर दबाव का उनके ऊपर असर नहीं हो रहा है और हर बार वो एक बात उनसे करते हैं तो उसके ज्यादा इंटेंस उनके ऊपर हमले होते हैं, तो ये बात उनको समझने की आवश्यकता है कि उस दबाव की रणनीति से किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं है और इस युद्ध में कोई उस दबाव की रणनीति का असर होने वाला नहीं है। इसलिए भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और मुझे लगता है कि एक अगर कोई संभावना है तो उस संभावना का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनके भारत उभर करके आएगा। ठीक है मेजर जनरल, मैं आपके पास आऊंगी। श्रुति, मैं आपके पास भी आऊंगी। बड़ी खबर सामने आ रही है, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर। रूस पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार हुआ है। जेलेंस्की ने रूसी हमले की निंदा की, यूक्रेन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस के और भीतर जाकर हमला करने की प्लानिंग है, ये जेलेंस्की की तरफ से बयान सामने आया है। तो जेलेंस्की ने रूसी हमले की निंदा की है क्योंकि एक बार फिर से रूस की तरफ से यूक्रेन पर अटैक किया गया, यूक्रेन को बचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। ये जेलेंस्की का बयान, रूस के और भीतर जाकर हम हमला करने की प्लानिंग करेंगे, यानी कि कोई भी पीछे हटने की स्थिति में इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। श्रुति जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि देखिए रूस बार बार हमले कर रहा है और एक बार फिर से जिस तरीके से जेलेंस्की का ये बयान सामने आता है कि हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे, हम यूक्रेन को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इससे क्या समझ आ रहा है कि जो ये वॉर है वो आगे और भी विध्वंसक हो सकता है? घातक तो ये ज़रूर और होगा, क्योंकि जैसे जनरल साहब ने भी कहा, इसकी अब तीव्रता बढ़ती नजर आएगी हमको। हर प्रहार ज़्यादा जोर से लगेगा और हर प्रहार क्रिटिकल जगहों पे जाके लगेगा, क्योंकि इस वक्त जो है यूक्रेन जो है वो पुतिन की बॉटम लाइन टेस्ट करते ही आ रहे हैं। पुतिन ने सिर्फ और सिर्फ उतना ही प्रहार किया क्योंकि उनका उद्देश्य जेलेंस्की के उद्देश्य से अलग है। जेलेंस्की का उद्देश्य है कि वो किसी तरह से अपना ये पूरा बिठा ले और नेटो में भी घुस जाएं, और पुतिन का उद्देश्य है कि लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ैपोरिज़, क्राइमिया, ये सारे रीजन्स को वो वापस ले वहाँ से। उन्होंने ऑलरेडी जो है लेटेस्ट एक स्टेटमेंट दी थी कि वो रिपब्लिक ऑफ लुहांस्क एंड डोनेस्क को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। मतलब वो एक हिस्सा रशिया में चाहे ले न लें, वो यूक्रेन से ज़रूर अलग कर देंगे। क्राइमिया उन्होंने ऑलरेडी अपना लिया है। तो ऐसे चलते चलते उनका उद्देश्य ये नहीं है कि वो जगह समाप्त हो जाए, ख़त्म हो जाए, वहाँ पे मतलब एक घास का तिनका भी ना उग सके, वो ये नहीं चाहते। क्योंकि ये जो रीजन्स जो मैंने मेंशन करे हैं, ये रशियन स्पीकिंग नेशंस हैं, रीजन्स हैं, जहाँ पे रशिया जो है वो उनकी रशियन लैंग्वेजेस जो है वो उनकी ज़्यादा है। जब यूएसएसआर का ये हिस्सा था तब वहाँ के रशियन स्पीकिंग लोग जो हैं उनकी एथनिक जो आइडेंटिटी है वो रशिया के साथ ज़्यादा मेल खाती है, इनकी डेंसिटी जो है इधर ज़्यादा है। तो वो अपने रशियन स्पीकिंग लोगों को जो है ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। यूक्रेन जो है वो दबाव बनाना चाहता है रशिया के ऊपर, उसके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करके। जो हमने देखा था ऑपरेशन स्पाइडर वेब के अंदर, जब उन्होंने बहुत बड़े बड़े उन्होंने जो ये अटैक करे थे और बिल्कुल पूरी दुनिया तंग रह गई थी, पर वो इसलिए उसके बाद हमें समझ में आया कि अब देखिए इन्होंने आपस में युद्ध किया हुआ है, इनके चलते इंडिया पे जो है टैरिफ सैंक्शंस भी लगे हुए हैं। लेकिन आप देखिए इन दोनों के बीच में तो अभी भी ट्रेड चल रहा है। यूक्रेन जो है एक्सपोर्ट करता है रशिया को, वहाँ पे ट्रेड ट्रक्स चलते हैं, उन्हीं के थ्रू तो उन्होंने पहुंचाए थे ये सब कुछ। और बाइडेन एरा के अंदर हमें एक जो है बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट भी देखने को मिला था हमको, क्योंकि जो स्टार्ट वन प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर यूएस और रशिया ने ये बताया था कि हमारे जो न्यूक्लियर बॉम्बर प्लेन्स हैं वो हमेशा विजिबल रहेंगे, उनके एंटेनाज ऑन रहेंगे, उनकी लोकेशंस हर दूसरे देश को पता चलेगी। ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंदर थी, स्टार्ट वन के अंदर ही इनके आए हुए थे कि भाई एक दूसरे का पता रहे, जिससे अगर एक लॉन्च करता है तो दूसरे वाले के पास समय हो अपने को बचाने को और अटैक को निगेट करने के लिए। उस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर जो उनके पास लोकेशंस थी, बाइडेन एरा के अंदर ये लोकेशंस लीक कर दी गई थी आपके जेलेंस्की के पास। इस वक्त तो हमको लगता है कि स्टारलिंक का इसका कोई अंदर कनेक्शन नहीं है, पर बिना स्टारलिंक या बिना किसी जियोपॉलिटिकल सैटेलाइट के वो ऑपरेशन स्पाइडर वेब नहीं हो सकता था। तो इसी तरीके का कोई मैं आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर सामने आ रही है।
फ्रांस को रूस से युद्ध का खतरा है। फ्रांस में बहुत बड़ी तैयारी हो रही है। अस्पतालों के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार रहें, ये कहा गया है। घायल सैनिकों के इलाज की भी तैयारी करें। तो फ्रांस से बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अस्पतालों के लिए आदेश जारी किया गया है, तैयार रहने के लिए कहा गया है। घायल सैनिकों के इलाज की भी तैयारी करें, ये कहा गया है। युद्ध जैसी स्थिति के लिए से निपटने के लिए हर संभव तैयारी कर रखें, ये कहा गया है। कुल मिलाकर अब फ्रांस को खतरा इस बात का है कि फ्रांस के रूस से युद्ध के खतरे के बीच ये स्टेटमेंट सामने आया है, बयान आया है कि आप जो है तैयारी करके रखिए। खास करके जो अस्पताल है वहां पर आप पूरी तैयारी रखें, ये आदेश जारी किया गया है। और लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। जनरल माथुर जी, मैं आपके पास आऊंगी। अब जो ये खबर सामने आ रही है कि अब फ्रांस को युद्ध का डर सता रहा है रूस से, तो अब जो ये युद्ध है किस तरीके से घातक होगा, किस तरीके से बढ़ता जाएगा, जरा इसके बारे में समझाइए। मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके दर्शकों को एक बात का ज्ञान होना चाहिए कि क्या एक नैरेटिव है जो कि यूरोप में नैरेटिव बना हुआ है, और उस नैरेटिव का वो प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि वो युद्ध की ज्वाला में यूक्रेन भड़कता रहे। मेरा ये मानना है कि यूरोप का जो इसमें कंट्रीब्यूशन है लड़ाई को आगे बढ़ाते रहने में, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी कह रहे हैं कि यूरोप इसमें काफी हद तक इसके लिए जिम्मेवार है, उसकी वजह क्या है? देखिए, उसकी वजह यह है, पहला एक तो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ये जो डॉनबास का इलाका है, ये इलाका यूरोप ये समझता है कि वो ना केवल यूक्रेन के लिए एक सेंटिनल का काम करता है, बल्कि पूरे यूरोप के लिए एक रशिया की तरफ से एक जो ऐसे जोन का सेंटिनल का काम करता है, जिससे कि उनका फिजिकली बचाव हो सकता है। दूसरा जो नैरेटिव जो उनको फैला, उनको लगता है कि पुतिन जो है वो पुरानी जो सोवियत ग्लोरी है, पुराने समय का जो सोवियत संघ था, जितना वो फैलाव उसका था, जितने देश उनके पास थे, उस ग्लोरी को कहीं ना कहीं उसको रीगेन करने का प्रयास कर सकते हैं। और अगर वो ऐसा करेंगे तो ईस्टर्न यूरोप के ऊपर रूस के हमले, यूक्रेन की लड़ाई समाप्त होने के बाद ईस्टर्न यूरोप के ऊपर रूस के हमले हो सकते हैं। कुछ जो बिल्कुल बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनमें बहुत ज्यादा खतरा है। इसी वजह से यूरोप के कई देशों को लगता है, उसमें पोलैंड भी शामिल है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जो ये 2-4 देश, लातविया, बोस्निया, इस तरह के कंट्रीज को लगता है कि रूस कहीं ना कहीं आगे बढ़ करके उनके ऊपर भी हमले कर सकता है। और यही वजह है कि चाहे वो जर्मनी हो या फ्रांस हो या ब्रिटेन हो, वो तमाम लोग अपनी अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा पुनीता, पिछले कुछ वर्षों में हर एक देश ने, लगभग यूरोप के हर एक देश ने अपना जो डिफेंस बजट है वो जीडीपी का 1 से 2 से 3% तक उसको बढ़ाया है। वो तमाम चीजें इस बात की हैं कि उन्हें खतरा है, और इस बात का खतरा है कि अपनी पुरानी सोवियत ग्लोरी को के पाने के उसमें, जो कि मेरे को लगता है कि फॉल्स नैरेटिव है। रूस फिलहाल अपने जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हीं को ध्यान में रखने की कोशिश कर रहा है कि मेरे को डॉनबास का रीजन चाहिए, ज़ेलेंस्की नाटो में ना जाएं, यूक्रेन में उनकी मनपसंद सरकार आए, जो भी थोड़ा बहुत यूक्रेन का हिस्सा बचेगा, और उसके अलावा डीमिलिटाराइजेशन हो यूक्रेन का, ताकि वो यूक्रेन पुनः रशिया से लड़ाई लड़ने का स्वप्न ना देख सके। तो मेरा ये मानना है कि ये जो तैयारियां यूरोप में चल रही हैं वो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए चल रही हैं कि जिस तरह से दोनों ने अड़ियल रवैया अपना रखा है, और उस अड़ियल रवैये की वजह से पीस जो प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस वजह से उनको लगता है कि शायद इस युद्ध की ज्वाला फैल कर उन तक पहुंच सकती है, उसकी तैयारियां वो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेजर जनरल, और श्रुति आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आगे आखिर क्या अगला कदम यूक्रेन का होगा, रूस की आखिर स्ट्रैटेजी क्या है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।